अस्सलामु अलैकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। अच्छा, ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं IFRS 2, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हैं। आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे, बहुत ध्यान से करेंगे तो ही याद रहेंगी, वरना बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर मिक्स हो जाएंगी। चीज़ें बहुत छोटी छोटी, बहुत ज़्यादा चीज़ें। उसके अलावा इसको याद भी करना है आपने, क्योंकि इस पे जो सवाल हैं वो आपसे डिस्कशन करने हैं। न्यूमेरिकल हैं, उसमें डबल एंट्रीज भी हैं, लेकिन डिस्कशन भी है कि आप डिस्कस करें। तो ये सारा कुछ आपने याद भी रखना है। जो नोट्स आपको दिए हैं, कोशिश यही करता हूं कि ये कम हो लेकिन सफिशेंट हो। यानी दरिया को, समंदर को कूजे में बंद करके आपको ये नोट देता हूं। इसमें कोशिश पूरी होती है कि दरिया समुंदर का पूरा पानी आ जाए, और हो भी थोड़ा। अगर आपने अभी, क्योंकि अब 5 दिन बाद आप लेक्चर सुन रहे हैं, तो जो पहले लेक्चर 19 और 20 था, अगर वो ज़्यादा दिन हो गए सुने हुए, तो आप ये लेक्चर अभी छोड़ दें। लेक्चर 19-20 सुन लिया था, अपने नोट्स बनाए थे, उनको रिवाइज़ करें। क्योंकि मैंने अभी जो बातें करनी हैं, पहले मैंने कोशिश करूँगा कि 10-15 मिनट के अंदर जो आपको पहले पढ़ाया था, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा ना, छोटी छोटी चीज़ें हैं, और फिर इसमें कुछ कन्फ्यूजन्स भी रह गई थी, क्योंकि बातें पूरी नहीं हुई थी, तो कुछ चीज़ें अभी भी मिसिंग लिंक हैं। तो मैं जो पहले 2 लेक्चर कराए थे उनका एक रिकैप देता हूँ। कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह कि उससे बहुत बेहतरी हो जाएगी जो आपने पढ़ा था। लेकिन इस रिकैप का तभी फ़ायदा है जब आपने वो अभी ही पूरा का पूरा लेक्चर सुना हो, या उसके जो लेक्चर नोट्स अगर आपने बनाए हैं उनको रिवाइज किया हो, और जो क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 6 तक मैंने करने को कहा था वो किए हों, तो इस रिकैप का फ़ायदा है। अगर नहीं किए तो आपको ये लेक्चर सुन के कोई फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। तो अगर आपने रिवाइज नहीं किया, नहीं पढ़ा, लेक्चर 19-20 नोट्स नहीं पढ़े, क्वेश्चन 1 से 6 तक नहीं किया, तो लेक्चर अभी बंद करें, पहले वो पढ़ें, उसके बाद ये लेक्चर लगाइएगा। एक छोटा सा रिकैप पहले, क्योंकि आज भी बहुत सारी चीज़ें। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस। शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस वो हैं जिनमें हम गुड्स और सर्विसेज ले रहे हैं, और बदले में या तो अपनी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स दे रहे हैं, और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स मैंने आपको बताया था शेयर्स हैं या फिर शेयर ऑप्शंस हैं। शेयर ऑप्शन क्या होती है? हमने किसी बंदे को ऑप्शन दे दी कि वो चाहे तो हमसे इतने में शेयर खरीद सकता है, हम उसको नया शेयर इशू कर देंगे, तो इसकी एक एक्सरसाइज प्राइस होती है कि अगर वो खरीदना चाहे तो हमें इतने पैसे दें, हम उसको नया शेयर दे देंगे। ये होती है शेयर ऑप्शन। तो ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके नतीजे में हम कंपनी एंटिटी गुड्स और सर्विसेज ले रहे हैं, और उसके बदले में या तो शेयर्स या शेयर ऑप्शंस दे रहे हैं, या उतने पैसे दे रहे हैं जिसका ताल्लुक इनकी अमाउंट से है। दे कैश रहे हैं, लेकिन कितना कैश, इनकी अमाउंट से ताल्लुक है। ऐसी ट्रांजैक्शन को शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस कहते हैं। और इन दोनों का मिक्सचर एक ये होता है कि ट्रांजैक्शन की और सेटल कैसे करनी है, कैश सेटल करनी है या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में सेटल करनी है, इसको ऑप्शनल रख लिया। तो 3 चीजें हो गई। इक्विटी सेटल्ड वो ट्रांजैक्शन जिसको सेटल किया जाएगा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स दे के। कैश सेटल्ड वो ट्रांजैक्शन जिसमें कैश दे के सेटल किया जाएगा। कितना कैश, इनकी वैल्यू पे डिपेंड करता है। तीसरी, वो ट्रांजैक्शंस जिसमें ऑप्शन रखी गई है सेटलमेंट की। ये 3 ट्रांजैक्शंस हैं जो इस आईएस में कवर्ड है।
इनमें से पहले मैंने इक्विटी सेटल्ड पढ़ानी शुरू की थी। इक्विटी सेटल्ड, इक्विटी सेटल्ड क्या है? जिनमें गुड्स और सर्विसेज ली जाएंगी और बदले में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इनको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स दिए जाएंगे। इनके बारे में एक जर्नल सा, बिल्कुल जर्नल सा, रिकॉग्निशन का प्रिंसिपल ये था, ये बहुत जनरल सा प्रिंसिपल था कि जब गुड्स एंड सर्विसेज हमें मिलेंगी तो वो एक्सपेंस डेबिट हो जाएंगे। ये मैं पेज नंबर 2 के शुरू पे हूं। एक जनरल सी, बिल्कुल सरसरी सी डिस्कशन है कि इनको रिकॉग्नाइज कैसे करना है। तो जब हमें गुड्स या सर्विसेज मिलेंगी तो उनको हम एक्सपेंस बनाएंगे या एसेट बनाएंगे, और अगर फलानी फलानी कंडीशंस पूरी हुई तो उसमें इक्विटी क्रेडिट होती है, और अगर फलाना फलाना हुआ तो उसमें लायबिलिटी क्रेडिट होती है। ये पेज 2 के टॉप पे एक जनरल क्राइटेरिया लिखा हुआ, रिकॉग्निशन का एक जनरल क्राइटेरिया। आगे चल के हम इसको डिटेल से पढ़ने लगे। तो उस डिटेल में सबसे पहली हेडिंग आई है इक्विटी सेटल्ड। फिर इसमें एक हेडिंग थी मेजरमेंट का एक ओवरव्यू। पेज 2 पे हूं मैं, मेजरमेंट का एक ओवरव्यू। मेजरमेंट का ओवरव्यू ये था कि अगर तो जो हम गुड्स और सर्विसेज ले रहे हैं तो उनको कोई अमाउंट तो डेबिट करनी है ना। अगर हमने फर्नीचर खरीदा है तो उसको डेबिट तो करना है। अगर हमने एम्प्लॉय से सर्विसेज ली हैं तो एम्प्लॉय कॉस्ट डेबिट करनी है। अगर हम लोगों ने किसी से कंसल्टेंसी सर्विसेज ली हैं तो कंसल्टेंसी सर्विसेज डेबिट करनी है। तो कुछ डेबिट तो करना है। जो गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हैं उसमें कुछ तो डेबिट करना है। अब वो जो डेबिट करना है वो किस अमाउंट से करना है, यानी अभी बात गुड्स और सर्विसेज की हो रही है। हमने गुड्स या सर्विसेज डेबिट करनी है और कुछ क्रेडिट करना है। तो अभी बात हो रही है इस डेबिट की कि इनकी अमाउंट क्या रखनी है। तो एक जनरल सा रूल ये है कि अगर जो गुड्स और सर्विस हम ले रहे हैं इनकी फेयर वैल्यू पता चल सकती है, ये हमारी प्रेफरेंस है, तो कितनी अमाउंट रखेंगे इस डेबिट की, जो उनकी फेयर वैल्यू है। लेकिन अगर इनकी फेयर वैल्यू नहीं पता चल सकती तो फिर दूसरा दर्जा यह है कि चलो इसकी फेयर वैल्यू ना सही, जो इसकी सेटलमेंट के लिए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स दिए जाने हैं उनकी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये पेज 2 के तकरीबन मिड में इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस ओवरव्यू ऑफ मेजरमेंट लिखा हुआ। अच्छा, बेहतर है कि वो पीडीएफ खोलो क्योंकि मैंने इसमें कुछ चेंजेस की थी। जो भी दिया ना वो खोलो। पेज 2 के तकरीबन मिड में ओवरव्यू ऑफ मेजरमेंट, जिसमें 2 हिस्से आ गए। अगर इन गुड्स और सर्विसेज की फेयर वैल्यू निकल सकती है तो इनको फेयर वैल्यू पे डेबिट करना है, और अगर इनकी फेयर वैल्यू नहीं निकल सकती, जो कि नॉर्मली एम्प्लॉय की सर्विसेज के केस में हुआ करेगा, तो वहां पर फिर हम लोग इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड की फेयर वैल्यू लिया करेंगे। इसमें एक ग्रांट डेट एक टर्म थी। ग्रांट डेट क्या होती है? जब टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री हो रही हैं। पेज 2 पे काम की बात इतनी थी। पेज 3 पे आता हूं। पेज 3 के ऊपर अब डिस्कशन डिटेल होने लगी है रिकॉग्निशन की, और वो भी उन ट्रांजैक्शंस की जिनमें सर्विसेज आ रही हैं। इस डिटेल डिस्कशन की जरूरत क्यों पड़ी? अगर हमने फर्नीचर खरीदा और उसके बदले सप्लायर को शेयर्स देने हैं तो वो इक्विटी सेटल ट्रांजैक्शन होगी ना। फर्नीचर को हम कब रिकॉर्ड करें, कब रिकॉग्नाइज करें, इसमें को बहुत मुश्किल है पहचानना। कब रिकॉर्ड करें फर्नीचर डेबिट? जब फर्नीचर मिल जाए, जब उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए। फर्नीचर ने कौन सा टुकड़े टुकड़े करके हम तक पहुंचना है? फर्नीचर आ गया, रिस्क एंड रिवॉर्ड हमारे, बस अब फर्नीचर डेबिट। तो फर्नीचर की रिकॉग्निशन करने में कोई ज्यादा बड़ा मसला था ही नहीं, तो इस पर दोबारा डिटेल डिस्कशन की जरूरत नहीं थी। इसी तरह हमने एक लैंड खरीदी और उस लैंड के लिए सेटलमेंट का जरिया रखा शेयर्स। तो लैंड को कब रिकॉर्ड करना चाहिए? जब लैंड हमें मिल जाए, जब टाइटल ट्रांसफर हो जाए, जब उसकी पोजीशन मिल जाए। तो लैंड डेबिट कब करना है, इसमें भी कुछ लंबी कहानियों की जरूरत नहीं है। चूंकि गुड्स टेंजिबल हैं और हम तक पहुंच रही हैं, तो हमें मिल गई, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए, तो इसलिए इनकी रिकॉग्निशन पे डिटेल डिस्कशन की जरूरत नहीं है। लेकिन जो सर्विसेज हैं, और वो भी खास तौर पर
एम्प्लॉय की सर्विसेज, इनको पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ये सर्विसेज हमें कब मिल रही हैं। जैसे वकील है, हमने अगर अपनी किसी लिटिगेशन के लिए वकील को हायर किया है तो उस वकील की सर्विसेज क्या हैं? हमारे बिहाफ पे केस लड़ेगा, तो सिर्फ कोर्ट में जाना सर्विसेज है या कोई अपना असिस्टेंट भी भेज सकता है, या फोन पे भी वो जो वहां असिस्टेंट होता है जज का, उससे राब्ता करके केस बस कागजी तौर पे कार्रवाई करता रहे, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करता रहे, सबूत इकट्ठे करता रहे, फलाने कागज ढूंढो जाके, फलाने इदारे में जाओ, ये सारे कुछ है ना। लेकिन इसमें पहचानना मुश्किल है कि उसने हमें सर्विस जो रेंडर की, क्या वो एक ही वक्त में सर्विस थी जिस दिन वो कोर्ट में पेश हुआ, या 2, 4, 6 महीने वो इस केस पे ही काम कर रहा था। बज़ाहिर क्या नजर आ रहा है कि इस साल यार एक भी तुमने पेशी नहीं की, पैसे किस बात के मांग रहे हो? सर सारा साल मैं आपके केस पे काम करता रहा हूं, फलानी किताबें पढ़ी, फलानी किताबें पढ़ी, मुझे तो कुछ नजर नहीं आया। सारा आपके केस के लिए मैं एविडेंस ढूंढता रहा हूं। तो मुश्किल है ना पहचानना कि वो कब सर्विस दे रहा है। तो चूंकि ये पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है बनस्पत टेंजिबल चीज के, इसलिए इसकी रिकग्निशन पे डिटेल डिस्कशन की जरूरत थी। तो पेज 3 पे ट्रांजैक्शंस इन विच सर्विसेज आर रिसीव्ड, अब ये डिस्कशन है रिकग्निशन के हवाले से। जब हमें सर्विसेज मिल गई हैं और उसके बदले हमने रिवॉर्ड देना है, और रिवॉर्ड किस शक्ल में देना है? अगर एसी ठीक कराया है और एसी वाले ने एसी ठीक कर दिया तो हमें उसको पैसे उस वक्त दे देने चाहिए। लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि नहीं, ये हम 15 दिन चला के देखेंगे, 15 दिन सही चलेगा तो पैसे देंगे, तो अब हमने जो 15 दिन की शर्त रख दी, तो इसका मतलब हम जो उसको पैसे दे रहे हैं वो सिर्फ उसकी सर्विस के नहीं थे, वो ये भी देखने के थे कि कंफर्म सर्विस सही होनी चाहिए, परफॉर्मेंस सही चलनी चाहिए। देखे ना, एक ने आके एसी साफ किया, उसकी सर्विस की, उसकी जो ग्रिल थी वो खराब कर गया, अब वो हवा ही नहीं आ रही उसमें से। तो मकसद सिर्फ उससे सफाई करवाना नहीं था, हम उसको पैसे इस बात के दे रहे हैं कि सही सफाई करे, और जब तक हमें यकीन नहीं होता कि सही सफाई हो रही है, हम 15 दिन चला के देखेंगे। तो अब वो 15 दिन में इसकी सर्विस लेना और यकीन कर लेना कि वाकई एसी सही साफ हुआ है, तब उसको पैसे देंगे। तो अब उसकी पेमेंट मशरूत हो गई 15 दिन के साथ। मिसाल चेंज करता हूं, एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को हमने कहा कि तुम बड़े पुराने हो और पिछले 10-15 साल से तुमने बहुत मेहनत की है और हमारा जो इदारा है वो तुम्हारी इस मेहनत से बहुत ग्रो किया है, तो हम तुम्हें उस 15 साल पुराने 15 साल की मेहनत का रिवॉर्ड ये दे रहे हैं कि 15,000 शेयर्स तुम्हारे हुए। अब ये जो रिवॉर्ड मिल रहा है ये किस मेहनत का रिवॉर्ड है? पास्ट का ना। तो इसमें हमने कोई मजीद शर्त नहीं रखी, तो ये उस चीज का रिवॉर्ड है यकीनन जो सर्विस हम उससे ले चुके। लेकिन अगर हम उसको कह रहे हैं कि तुम्हें शेयर्स हम इनाम में देंगे लेकिन 2 साल और काम करोगे तो देंगे, तो अब वो जो शेयर्स इनाम मिलने लगे हैं वो पुराने सालों में गुजरी हुई सर्विस के हैं या जो अभी 2 साल और आने हैं उसमें भी सर्विस शर्त है? कैसे पता चल रहा है? क्योंकि हमने कहा है 2 साल सर्विस करोगे तो तुम्हें शेयर्स मिलेंगे। इसका मतलब वो जो शेयर्स देने हैं वो इस सर्विस का रिवॉर्ड है जो उसने ओवर 2 साल लेनी है। तो इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है कि हमने जो रिवॉर्ड देना है दूसरी पार्टी को, उसको हमने पे करना है ना, शेयर्स देने हैं, शेयर ऑप्शन देनी है, तो यकीनन उससे कोई सर्विस लिया हमने। अगर हमारा ये शेयर्स देना किसी शर्त के बगैर है, कोई कंडीशन नहीं रखी, तो इसके लिए टर्म बोली जाती है कि ये जो हमने उसको इंस्ट्रूमेंट ग्रांट किए ये वेस्ट हो गए इमीडिएटली। वेस्ट मतलब उसका हक बन गया। लेकिन अगर हमने शर्त रख दी है कि फलानी फलानी शर्तें पूरी होंगी तो तुम्हें शेयर्स मिलेंगे, तो अब इसका मतलब है कि ये अभी वेस्ट नहीं हुए, इसके वेस्ट होने में कुछ कंडीशंस पूरी करनी जरूरी हैं। उन कंडीशंस को वेस्टिंग कंडीशंस कहते हैं। ये होती हैं वेस्टिंग कंडीशंस। तो अब इसमें 2 केस बनाए कि अगर कोई वेस्टिंग कंडीशंस नहीं है तो क्या, और अगर वेस्टिंग कंडीशंस हैं तो क्या। ये मैं पेज 3 पे हूं और मैं इस वक्त उन ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा हूं जो सर्विसेज हैं और उनकी रिकग्निशन पे बात चल रही है। रिकग्निशन का मतलब होता है कब और कैसे, मेजरमेंट का मतलब वैल्यू, तो रिकग्निशन का मतलब है कब और कैसे। तो ट्रांजैक्शंस
सर्विसेज वाली, इनकी रिकग्निशन की डिस्कशन में दो केस बनाए थे। एक ये है कि जो हमने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स देने हैं उनके अगेंस्ट कोई शर्त नहीं रखी, तो इसको बोला जाएगा कि ये इमीडिएटली वेस्ट हो गए। और अगर शर्तें रखी हैं तो फिर कहा जाएगा कि कुछ वेस्टिंग पीरियड इन्वॉल्व है, कुछ वेस्टिंग कंडीशंस इन्वॉल्व है। वेस्टिंग कंडीशंस क्या होती हैं आगे फिर इसको एक्सप्लेन किया था। वेस्टिंग कंडीशंस वो शर्तें हैं जो पूरी होंगी तो फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स उस तक हक बनेंगे। कंडीशन क्या हो सकती हैं? टाइम की कंडीशन हो सकती है कि इतने साल कम से कम सर्विस करो, तो फिर इसको कहते हैं सर्विस कंडीशन। इसका ताल्लुक सिर्फ टाइम गुजारने से है। या फिर कोई और रिजल्ट अचीव करने से कंडीशन हो सकती है कि सेल्स बढ़ा के दे दो, प्रोडक्शन कॉस्ट कम करके दे दो, शेयर प्राइस बढ़ जाए, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी बढ़ जाए, टोटल रिटर्न शेयर होल्डर का वो बढ़ जाए, जीपी परसेंटेज बढ़ा दो, फाइनेंस कॉस्ट इतनी कम कर दो, डेट इक्विटी यहां तक ले आओ, 2 प्लांट और लगवा दो। ये परफॉर्मेंस आ गई ना। तो अब यहां पर जब कोई परफॉर्मेंस शर्त आ गई तो इनको परफॉर्मेंस कंडीशन कहते हैं। इन परफॉर्मेंस कंडीशन की मिसालों में मैंने एक मिसाल दी है कि शेयर की प्राइस इतनी बढ़ा दो। वो परफॉर्मेंस कंडीशन जिसमें शेयर की प्राइस इन्वॉल्व हो रही है, उस परफॉर्मेंस कंडीशन को मार्केट कंडीशन कहते हैं और बाकियों को नॉन मार्केट कंडीशन कहते हैं या अदर परफॉर्मेंस कंडीशन कहते हैं। तो एक सर्विस कंडीशन है जिसका ताल्लुक सिर्फ वक्त के साथ है, और एक परफॉर्मेंस कंडीशन है जिसमें कोई टारगेट भी दिए गए हैं जो पूरे करने जरूरी हैं। अगर वो टारगेट जो पूरे करने हैं उनमें शेयर प्राइस का कहीं बात का जिक्र आ गया तो वो परफॉर्मेंस कंडीशन मार्केट कंडीशन कहलाएगी, और जहां पर शेयर प्राइस नहीं बाकी टारगेट्स हैं वो बस सादी सी परफॉर्मेंस कंडीशन है। जी परफॉर्मेंस कंडीशन में टारगेट के साथ टाइम भी आएगा। देखें नॉर्मली तो ऐसा ही होगा कि उसको कोई टाइम लिमिट देंगे, लेकिन हो सकता है टाइम लिमिट ना हो सकता है एम्प्लॉय को कहें कि सेल्स डबल कर दो, जब मर्जी कर दो, ये 200 शेयर्स तुम्हारे हो जाएंगे। 2 साल में करने 2 साल में कर दो, 10 साल में करनी है 10 साल में कर दो, 50 साल में करनी है 50 साल में कर दो। तो टाइम लिमिट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। रिजल्ट अचीव करना है, वो टाइम के साथ लिंक भी हो सकता है और टाइम के बगैर भी हो सकता है। ये क्वेश्चन में बताया होगा। ये बताया होगा। सर्विस कंडीशन तो है ही टाइम, सर्विस कंडीशन तो टाइम ही पूरा करने का नाम है, जबकि परफॉर्मेंस कंडीशन किसी टारगेट को अचीव करने का नाम है और उसमें टाइम मशरूत हो भी सकता है और ओपन हो भी सकता है। जैसे यह भी हो सकता है कि 3 साल का टाइम है तुम्हारे पास, इन 3 साल में अगर सेल्स 50% ग्रो कर गई तो तुम्हें ये 500 शेयर्स मिल जाएंगे, नहीं तो फिर माजरत है। यानी टाइम बाउंड और साथ परफॉर्मेंस टारगेट आ गई, ये भी परफॉर्मेंस कंडीशन है। और ये भी मिसाल हो सकती है कि जब भी सेल्स 50% ग्रो करा ली तुमने, 2 महीने में करा दो 2 महीने में करा दो, तुम्हारे ऊपर है। जब तुमने सेल्स 50% ग्रो करा दी तो तुम्हें 500 शेयर्स इनाम मिल जाएगा। अब ये अगेन है परफॉर्मेंस कंडीशन, लेकिन इसमें टाइम की शर्त कोई नहीं लगी। यहां तक कोई सवाल है? सर ये परफॉर्मेंस कंडीशन में आपने सर्विस रिक्वायर्ड कैन बी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, यही जो मैंने मिसाल दी है उसमें देखे ना, अगर मैंने उसको कहा है, अगर हमने अपने एम्प्लॉय को कहा है कि तुमने 3 साल तक यहां रहना भी है और सेल्स 20% ग्रो भी करवानी है, तो क्लियरली कह दिया ना 3 साल तक यहां रहना है। इम्प्लिसिट यह है कि हमें पता है कि हमारा बिजनेस का मॉडल ही इस तरह का है कि हम जब भी अगला इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगली इन्वेस्टमेंट जब भी करते हैं तो हम 2-2 साल के गैप से ही करते हैं, 2 साल से पहले इन्वेस्टमेंट नहीं करते। हमारी पॉलिसी है, हम अपने एम्प्लॉय को कह रहे हैं कि अगली इन्वेस्टमेंट अच्छी करवा देना, उसको नहीं कहा 2 साल, लेकिन पता है कि कंपनी में होती है अगली इन्वेस्टमेंट 2-2 साल के गैप से, उससे पहले हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते, नई फैक्ट्री लगाते ही नहीं है। उसको कहा है कि जो अगली इन्वेस्टमेंट हम करने जा रहे हैं ना, वो तुम अच्छे रेट पे हमें एसेट्स खरीद देना, अगर खरीद दिए अच्छे रेट पे तो फिर तुम्हें 200 शेयर्स मिल जाएंगे। अब इसमें उसको टारगेट यही दिया है कि सस्ते रेट पे एसेट खरीद दो, लेकिन वो कल नहीं खरीद के दे सकता, 2 साल बाद ही होगा। तो टाइम की शर्त नहीं भी रखी, कहा भी नहीं, लेकिन बहुत कुछ कह भी दिया, तो ये इम्प्लिसिट है। तो अगर
कोई कंडीशन नहीं है यानी वेस्ट इमीडिएटली, तो फॉरेन एक्सपेंस डेबिट और फॉरेन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्रेडिट। अच्छा, इक्विटी में नाम क्या रखना है, इस आईएस ने कोई कैद नहीं रखी, आईएस ने बस कहा है कि इक्विटी क्रेडिट कर दें। तो उसके लिए अगर शेयर इशू हो रहे हैं तो शेयर कैपिटल का वर्ड आ जाएगा, शेयर ऑप्शन इशू हो रही है तो शेयर ऑप्शन का वर्ड आ जाएगा, और अगर शेयर और ऑप्शन अभी इशू नहीं हुई तो इसके लिए मैंने लास्ट क्लास में भी एक बात की थी कि हमने कागज के टुकड़े पे लिख के दे दिया है। तुम्हें कागज के टुकड़े पे लिख के दे रहे हैं, 2 साल बाद शेयर तुम्हें मिल जाएंगे, कागज दिखा देना, तो वो जो कागज है वो उसका राइट है ना, तो इसको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड कहते हैं। इस हक को, अब उस हक को मैंने कागज कह दिया था, इसको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड कहते हैं। तो इस नाम से भी अकाउंट क्रिएट हो सकता है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड। जितना उसको टोटल पैसा देना है, ये भी मैं आगे बात करनी है मेजरमेंट में, जितनी टोटल वैल्यू बनती है, फॉरेन के फॉरेन एक्सपेंस डेबिट, फॉरेन के फॉरेन इक्विटी क्रेडिट, ये है अगर कोई कंडीशंस नहीं है तो यकीनन हम ये रिवॉर्ड उसको गुजरी हुई सर्विसेज का दे रहे होंगे। लेकिन अगर कंडीशंस हैं, इसका मतलब सर्विसेज अभी हमने लेनी है, उसके लिए कैलकुलेशन के लिए कि कब रिकॉग्नाइज करना है, तो उसके लिए हमें ओवर द पीरियड रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ओवर द पीरियड, ओवर द पीरियड यानी उसको हमें ओवर द पीरियड फैलाना पड़ेगा। अब इस चीज को यहां रोक के उसके बाद बाकी बातें बाद में बताता हूं। पेज नंबर 6 पे आए, पेज 6 पे मैंने पेज 6 के मिड में ना एक फार्मूला बना के लिखा हुआ जी, एग्जाम नोट कह के मैंने एक फार्मूला बना के लिखा हुआ। वो फार्मूला लिखा हुआ है मैंने, क्या लिखा हुआ है, इज इक्वल टू आगे नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, इनटू फेयर वैल्यू इनटू रिपोर्टिंग ईयर, यानी जिस साल का हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड। ये डिवाइडेड बाय है, ये डिवाइड किया हुआ। ये कैलकुलेशन कब होगी, हर साल के एंड पे होगी, और ये कैलकुलेशन क्यूम्युलेटिव बेसिस पे होगी, और पिछले साल की फिगर और इस साल की फिगर का डिफरेंस एक्सपेंस और इक्विटी में चार्ज हुआ करेगा। दोबारा सुने, अगर वेस्टिंग कंडीशन कोई नहीं है, और मैंने भी वैल्यू कैलकुलेट करना नहीं बताया, उसी को बताने के लिए मैंने फार्मूला लिखा है, जो भी इस फार्मूले का आंसर आएगा वैल्यू है। अगर वेस्टिंग कंडीशंस, फर्ज करें वैल्यू 300 रुपए, अगर वेस्टिंग कंडीशंस कोई नहीं है, यानी ये फॉरेन वेस्ट हो गया, तो फॉरेन 300 रुपए एक्सपेंस डेबिट और फॉरेन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड क्रेडिट। लेकिन अगर 3 साल में फैला के होना है तो हर साल 100 रुपए डेबिट 100 रुपए क्रेडिट, फिर दूसरे साल 100 रुपए डेबिट 100 रुपए क्रेडिट, फिर तीसरे साल 100 रुपए डेबिट 100 रुपए क्रेडिट। यानी ये एंट्री टूट जाएगी, फैल जाएगी, कितने अरसे पे, 3 साल पे। ये जो 300 रुपए मैंने बोले हैं वो ये हैं, ये जो मैंने कहा ना 300 रुपए, वो इसका आंसर है। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने 300 को 3 साल पे फैला दिया, तो डिवाइडेड बाय 3। ये जो कैलकुलेशन होने लगी है, ये कैलकुलेशन होने लगी है हर ईयर के एंड पे, और जो इसका आंसर आया करेगा वो क्यूम्युलेटिव, यानी अगर 2 साल गुजर गए तो 2 साल का टोटल आंसर आएगा, 3 साल गुजर गए तो 3 साल का टोटल आंसर आएगा। हम ये कैलकुलेशन क्यूमुलेटिव बेसिस पे किया करेंगे। जिस तरह IAS 19 में होता था ना, हम लोग पीवी ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन निकालते हैं,
वो हमेशा क्यूमुलेटिव ईयर एंड की फिगर निकलती है। फिर जो उसमें मजीद इंक्रीज आया है फिर वो एक्सपेंस है, वो हमेशा क्लोजिंग निकलती है। तो ये हम जो फिगर निकाल रहे हैं ये क्लोजिंग निकल रही है और ईयर एंड पे निकल रही है। इस कैलकुलेशन के अंदर ये जो तीन चीजें मैंने लिखी हैं मैं इसको और मजीद दो में तोड़ देता हूं। नंबर ऑफ पर्सन्स और इंस्ट्रूमेंट्स या नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स पर पर्सन। अगर ये 10 हैं, ये 500 ईच है, तो ये 5000 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने और दो में तोड़ दिया। अगर वेस्टिंग कंडीशंस हैं तो ये एंट्री जिंदगी में एक दफा होनी है या ओवर द पीरियड बार बार होनी है? ओवर द पीरियड बार बार होनी है। और उसके लिए हमें ऐसी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये फालतू चीज मैं बता दूं ताकि रश ना मचे। ये अमाउंट कब निकलेगी? ईयर एंड पे। और जो निकलेगी वो क्यूमुलेटिव बेसिस पे होगी, यानी एंट्री की अमाउंट होगी नहीं, ये क्लोजिंग बैलेंस होगा। और फिर देखेंगे पिछला क्लोजिंग कितना था और जो उन दोनों का डिफरेंस होगा उससे एंट्री होगी। कौन सी एंट्री? एक्सपेंस डेबिट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड क्रेडिट। यहां तक ओके? ये वैल्यू तो पहले ही दिन निकाली गई होगी, बस ये निकाली गई होगी डिटरमिन्ड एट ग्रांट डेट। वैसे मेजरमेंट डेट है, वो कहना ज्यादा बेहतर है। और मेजरमेंट डेट चूंकि है ही ग्रांट डेट, इसलिए मैंने ग्रांट डेट लिख दिया था, वरना असल में मेजरमेंट डेट। मेजरमेंट डेट भी मैंने एक डब्बे में अलग से बताई हुई है। मेजरमेंट डेट बताई हुई है मैंने पेज नंबर 5 के मिड में, तकरीबन पेज 5 के मिड से नीचे देखें, एक डब्बा बना हुआ मेजरमेंट डेट है। इसमें अगर हम एम्प्लॉइज के साथ ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं तो मेजरमेंट डेट ग्रांट डेट है, और अगर हम दूसरी पार्टीज की बात कर रहे हैं सर्व मिल रही है। तो ज्यादातर इस चैप्टर में चूंकि एम्प्लॉइज की बात हो रही है, आपको सवालों में भी एम्प्लॉइज ही मिलेंगे। हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमेशा ही एम्प्लॉइज हैं, ज्यादातर एम्प्लॉइज मिलेंगे। तो एम्प्लॉइज के लिए इसकी वैल्यू निकाली जाएगी ग्रांट डेट पे। और ग्रांट डेट क्या होती है? जिस दिन इनकी टर्म्स एग्री हुई हैं, यानी एक हिस्टोरिक डेट है। जब इसकी टर्म्स एग्री हो गई थी वो ग्रांट डेट है। 15 साल भी गुजर गए तो ग्रांट डेट वही पहले दिन वाली है। तो ये फेयर वैल्यू किस दिन की निकाली गई है? ग्रांट डेट की। ये सारा फार्मूला कैलकुलेशन कब हो रही होगी? हर साल के एंड पे। और आंसर क्या निकल रहा होगा? क्यूम्युलेटिव। चूंकि क्यूम्युलेटिव निकल रहा होगा तो ये क्या होगा? जिस साल के एंड में हम खड़े हैं, यानी जितने साल गुजर गए हैं, तो हम अगर ईयर 2 की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कितने साल गुजर गए हैं? 2। तो ये ऊपर 2 आ जाएगा। अगर हम 5वें साल खड़े 5वें साल की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये 5 आ जाएगा। तो इसमें कोई टेक्निकलिटी इन्वॉल्व नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बाकी ये भी और ये भी अंदाजे हैं। अंदाजे किस चीज के? अच्छा, मैं भी ये सब क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं? वेस्टिंग कंडीशंस हैं या वेस्ट हो गया हुआ है? यानी अभी वेस्ट नहीं हुआ। तो वेस्ट जब होगा तो एक्चुअली
कितने इंस्ट्रूमेंट्स लोगों को इशू किए जाएंगे, ये वो फिगर है। जब ये सारा बेनिफिट अल्टीमेटली वेस्ट हो जाएगा, कब होगा वेस्ट? वेस्टिंग पीरियड कितना होगा सर? जब कंडीशंस पूरी होगी। जब वेस्टिंग पीरियड पूरा होगा, वेस्टिंग पीरियड पूरा होने के बजाय कह लें जब कंडीशंस पूरी हो जाएंगी। जब कंडीशंस पूरी हो जाएंगी तो पार्टी का हक बन जाएगा, तब उसको इंस्ट्रूमेंट्स इशू हो जाएंगे। तो तब एक्चुअली कितने इंस्ट्रूमेंट्स इशू होंगे, ये वो हैं। लेकिन इसकी असल फिगर कब पता चलेगी? तो हम हर साल अपनी तरफ से बेस्ट अंदाजा लगाया करेंगे कि कितने एम्प्लॉइज हैं जो कंडीशंस पूरी कर जाएंगे, हर बंदे को कितने इंस्ट्रूमेंट्स इशू हो जाएंगे। हो सकता है ये आज ही पता हो सकता है इसने भी चेंज होना हो, लेकिन ये तो चेंज हो भी सकता है, ये भी नहीं हो सकता है ये दोनों कंफर्म ही रहे, हो सकता है। जैसे एक ही बंदा है और उसके साथ तय किया हुआ है कि तुम्हें हमने 100 शेयर्स देने ही देने, तो ये भी कंफर्म है, ये भी कंफर्म है। लेकिन अगर ये भी तादाद चेंज हो सकती है तो ये भी हो सकती है, ये भी चेंज हो सकती है। लेकिन हम हर साल के एंड पे खड़े होके इन दोनों का बेस्ट एस्टीमेट लगा रहे होंगे। बेस्ट एस्टीमेट ऑफ व्हाट? कि ये दोनों फिगर्स जब वेस्टिंग कंडीशन पूरी होंगी तब कितनी होंगी, तो ये उसका बेस्ट अंदाजा लग रहा है। अगर कंडीशंस 5 साल बाद पूरी होनी है तो ये कैलकुलेशन कब होगी? सर 5 साल अंदाजा तो 5 साल। हर साल ईयर 1 खत्म हुआ कैलकुलेशन, ईयर 2 खत्म हुआ कैलकुलेशन, 3, 4, 5 कैलकुलेशन। हर साल के अंदाजे में ये फिगर्स कौन सी होंगी? सर ये 5 साल वाली कि 5 साल बाद कितने लोग जीत रहे होंगे, ये वो हैं। अभी हमें कंफर्म पता है तो हम अंदाजा लगाएंगे, और हर साल ये अंदाजा अपडेट हो सकता है। 5 साल बाद एक पर्सन को कितने इंस्ट्रूमेंट्स मिल रहे होंगे, तभी एक्चुअल पता चलेगा, अभी अंदाजा लग रहा है। तो ये दोनों अंदाजे हैं। अंदाजे फॉर व्हाट? कि इवेंचुअली एक्चुअली क्या हो रहा होगा, ये उस एक्चुअल का बेस्ट अंदाजा है, और हर साल ये अपडेट होगा। यहां तक भी क्लियर? चूंकि कहा कि ओवर द पीरियड, तो हमें इसका भी अंदाजा लगाना पड़ेगा। इसका अंदाजा लगाने के लिए या तो इस्तेमाल होती हैं सर्विस कंडीशन, या फिर इस्तेमाल होती हैं परफॉर्मेंस कंडीशंस। और वो परफॉर्मेंस कंडीशंस जो अदर देन मार्केट कंडीशन है। और ये जो मेजरमेंट डेट के ऊपर हमने वैल्यू निकाली है, फेयर वैल्यू, इसको भी डिटरमिन करने का कोई तरीका होगा। वो तरीका कहलाता है ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल। मुख्तलिफ ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल्स हैं, आपके सिलेबस की चीज नहीं है, अकाउंटिंग की चीज नहीं है, वैसे आपको बता रहा हूं। मुख्तलिफ प्राइसिंग मॉडल्स होते हैं। बाइनोमियल प्राइसिंग मॉडल होता है, एक ब्लैक स्कोल्स मॉडल होता है। ब्लैक स्कोल्स तो मैंने पढ़ाया भी हुआ है फाइनेंस में, बहुत ही अजीब सा मॉडल है। किसी साइंसदान ने फार्मूला बनाया है, उस फार्मूले के बहुत सारे इनपुट्स हैं। जैसे ब्लैक स्कोल्स का मुझे थोड़ा बहुत याद है, उसमें एक रिस्क फ्री रेट होता है, एक इसमें पता नहीं कोई वॉलेटिलिटी होती है, उसमें शेयर प्राइस है, यानी इसमें काफी सारे इनपुट्स लेके वो फार्मूला एक आंसर निकाल देता है, लेट्स से 24 रुपए। तो हम कहते हैं जी इस ऑप्शन की वैल्यू 24 रुपए। ये बीएफडी में पढ़ेंगे? नहीं, बीएफडी में भी, बीएफडी के सिलेबस में भी नहीं है ये। तो ये फेयर वैल्यू निकालने के लिए कुछ स्टैट्स के मॉडल्स हैं, उन मॉडल में कुछ ना कुछ इनपुट्स होते हैं। तो इस मॉडल के लिए जो इनपुट है वो ये नहीं है, मार्केट कंडीशन है। दोबारा सुने,
चूंकि हमारे पास कोई ऐसा प्रैक्टिकल मिसाल नहीं है ना कि ये प्राइसिंग मॉडल क्या करते हैं। अच्छा चलिए, एक और बात याद आई। एक फार्मूला है, कुछ याद है हल्का फुल्का सा? EOQ। तो ये एक मॉडल है जिसमें ये इनपुट्स चाहिए और ये आंसर निकाल के बता देगा कि हर दफा इतना मंगवा लिया करें आप। ये एक मॉडल है ना। इस मॉडल के कुछ इनपुट्स हैं, क्या हैं? एनुअल डिमांड, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, होल्डिंग कॉस्ट। यहां पर कहीं सेल प्राइस पर यूनिट है? नहीं है, तो इस मॉडल में सेल प्राइस यूनिट पर यूनिट इस्तेमाल नहीं हो रही। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन स्टोर नहीं है ना कहीं। तो इस फार्मूले में जो फार्मूले के अंदर लिखे हैं उन्हीं का इस्तेमाल हो रहा है ना। बाकी इतनी मैंने सेल प्राइस का उसका तो इस्तेमाल नहीं हो रहा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का तो इस्तेमाल नहीं हो रहा। हमें बिजनेस करते हुए कितने साल हो गए, यहां इस्तेमाल हो रहा है? नहीं इस्तेमाल हो रहा। इसी तरह से हो सकता है कोई ऐसा फार्मूला होता जिसमें हमें वो फिगर्स डालनी पड़ती कि बिजनेस करते हुए कितने साल हो गए, अगले कितने साल तक बिजनेस करेंगे, हर साल कितने बोनस देते हैं, सेल प्राइस कितनी होती है। हर फार्मूले के कोई ना कोई इनपुट्स होते हैं ना। तो जो फेयर वैल्यू निकालने का मॉडल है, फर्ज करें इस तरह का, उसमें मार्केट कंडीशन डाली जाती है। उस फार्मूले में ये चीजें इस्तेमाल नहीं होती। मार्केट कंडीशन क्या है? वो परफॉर्मेंस कंडीशन जिसमें टारगेट क्या अचीव करना है, शेयर प्राइस से रिलेटेड है। उस परफॉर्मेंस कंडीशन को मार्केट कंडीशन कहते हैं। तो मार्केट कंडीशन का इस्तेमाल हो रहा है फेयर वैल्यू निकालने वाले फार्मूले में। इनका इस्तेमाल यहां नहीं हो रहा। इस फार्मूले में लिखा हुआ है कि कितने साल बिजनेस चलेगा? नहीं लिखा हुआ ना। तो सर्विस कंडीशन टाइम रिलेटेड चीज है, तो इस फार्मूले में इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो इन चीजों का इस्तेमाल इस फार्मूले में नहीं हो रहा। अब जिनको लग रहा है इस फार्मूले में इस्तेमाल क्यों होना है, मैंने आपको सिर्फ ये लिखा है कि जिस तरह ये भी एक मॉडल है तो ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल भी कोई मॉडल ही होगा ना। उसमें कोई ना कोई इनपुट्स ही चाहिए होते होंगे। तो जो इनपुट्स चाहिए होते हैं बस वही चाहिए होते हैं, बाकी चीजें इस फार्मूले के काम की नहीं है। तो इसी तरह से फेयर वैल्यू निकालने का जो फार्मूला है उसमें मार्केट कंडीशन का इस्तेमाल हो रहा है, इनका इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो मार्केट कंडीशन का इस्तेमाल इसको फाइंड करने के लिए है, मार्केट कंडीशन का इससे कोई ताल्लुक नहीं, और इनका फेयर वैल्यू निकालने से कोई ताल्लुक नहीं। अब बात समझ आई? ये जो वेस्टिंग पीरियड है, अगर तो सर्विस कंडीशन है तो इसमें तो ये तय है, कंफर्म। हमने एम्प्लॉय को कहा कि 4 साल नौकरी करोगे कम से कम तो तुम्हें शेयर्स मिलेंगे, कंफर्म 4 साल। तो ये क्या हुआ? 4 साल। हमने एम्प्लॉय को कहा है कि 5 साल तक हमें मुलाजमत और कर दो, तुम्हें 1000 शेयर्स दे देंगे। सर्विस कंडीशन कितना? 5 साल। तो सर्विस कंडीशन अगर हुई तो ये फिगर जाननी बड़ी आसान है। परफॉर्मेंस कंडीशन, इसमें क्या होता है? टारगेट दिए जाते हैं। वो टारगेट एक स्पेसिफिक सर्टेन पीरियड के भी हो सकते हैं और ओपन पीरियड भी हो सकते हैं। जैसे हमने अपने एम्प्लॉय से कहा कि अगले 3 साल तक जो अपनी प्रोडक्शन 40% बढ़ा जाएगा, जो सेल्स, लोगों को कहा कि जो अपनी सेल्स 40% इंक्रीज कर जाएगा, 3 साल का टाइम दे रहे हैं हम, 3 साल बाद देखेंगे, जिसकी सेल्स 40% से ज्यादा बढ़ गई हुई उनको इतने शेयर्स मिल जाएंगे। अब टारगेट परफॉर्मेंस का मिला है ना, परफॉर्मेंस कंडीशन है, इसमें टाइम सर्टेन है या वेरिएबल है? तो वेस्टिंग पीरियड 3 साल। लेकिन परफॉर्मेंस कंडीशन में ओपन टाइम पीरियड भी हो सकता है। हमने अपने सेल्स वालों को कहा कि जब तुमने सेल्स 40% बढ़ा दी तुम्हें 100 शेयर्स मिल जाएंगे, चाहे अभी बढ़ा दो, चाहे 2 महीने बाद बढ़ा दो, चाहे 4 साल बाद बढ़ा दो, चाहे 15 साल बाद बढ़ा दो। तो अब इसमें टाइम सर्टेन है, ये वेरिएबल है? वेरिएबल है। इस फार्मूले में
हमें वेस्टिंग पीरियड तो लिखना है। अगर सर्विस कंडीशन है तो ये पता होगा, पता होगा। परफॉर्मेंस कंडीशन है और उसमें भी टाइम सर्टेन है तो ये पता होगा, पता होगा। लेकिन अगर परफॉर्मेंस कंडीशन है उसका टाइम वेरिएबल है तो डिनोमिनेटर में टाइम तो बहरहाल लिखना पड़ेगा। इसको हम अनसर्टेन तो नहीं, इन्फिनिटी तो नहीं कर सकता मैं इसको, कोई नंबर तो करना पड़ेगा ना। तो वो नंबर क्या होगा, वो हमारा बेस्ट अंदाजा होगा। और बेस्ट अंदाजा किस चीज का, कि एक्चुअली कितने साल बाद कंडीशंस पूरी होंगी। और ये अंदाजा चेंज हो सकता है। अंदाजा, अंदाजा फॉर व्हाट, जब कंडीशंस पूरी होंगी तो एक्चुअली कितने लोगों को इनाम मिल रहा होगा, एक्चुअली कितने इंस्ट्रूमेंट्स मिल रहे होंगे। कंफर्म तो एंड पे होगा, तब तक अंदाजे लगाते रहेंगे। अंदाजा नहीं, पहले दिन कैलकुलेट हो गया और इसको कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है उसमें मार्केट कंडीशन इस्तेमाल हो गई। मार्केट कंडीशन कैसे इस्तेमाल होती है पता नहीं, पता नहीं फार्मूला किस तरह का है, होती होगी इस्तेमाल। ये चूंकि हर साल कैलकुलेशन करनी है और क्यूमुलेटिव करनी है, तो जिस साल की कैलकुलेशन कर रहे हैं तीसरे साल की, मींस 3 साल गुजर गए तो यहां 3 आएगा। तो मैंने आपको रिपोर्टिंग ईयर लिख दिया। ये वेस्टिंग पीरियड है। वेस्टिंग पीरियड क्या है, जितने अरसे में कंडीशंस पूरी हो जाएंगी। अगर सर्विस कंडीशन है तो ये कंफर्म नंबर है। परफॉर्मेंस कंडीशन है, टारगेट है लेकिन नंबर ऑफ पीरियड कंफर्म है तो ये भी कंफर्म नंबर है। लेकिन अगर टारगेट है और उसका पीरियड वेरिएबल है तो ये कौन सी फिगर होगी, फिर ये बेस्ट अंदाजा होगा। और ये हर साल अपडेट हो सकता है। तो ये भी अपडेट हुआ करेगा और ये तो अपडेट हुआ ही करेगा। साल के एंड पे अपडेट हुई है, साल के एंड पे ही कर रहे हैं ना कैलकुलेशन, हर 5 मिनट बाद तो नहीं कर रहे। तो जिस साल के एंड पे कैलकुलेशन कर रहे हैं उसका बेस्ट अंदाजा। अब हो रही है बात क्लियर। इसमें ना चीजें बहुत ज्यादा हैं। अभी मैं कोशिश है मेरी कि ये लेक्चर 21-22 में कंप्लीट हो जाए। चीजें बहुत ज्यादा हैं इसमें, लेकिन ये 15-20 मिनट, आधा घंटा, बल्कि तो 40 मिनट ही हो गए। ये सारी रिवीजन का मकसद ये है कि आपको क्लैरिटी आ जाए चीज़ों की। चलें अब और आगे बढ़ते हैं। ये फार्मूला मैंने यहीं लिखा हुआ है। पेज नंबर 3 पे वापस आता हूं मैं। पेज नंबर 3 पे मैं वापस आ गया। क्या बात कर रहे थे हम पेज 3 पे, केस 1 केस 2 किसका केस 1 केस 2 है। सर ये हम उन ट्रांजैक्शंस की रिकॉग्निशन की बात कर रहे हैं जिसमें सर्विसेज मिल रही हैं। अगर कोई शर्तें नहीं रखी तो इमीडिएटली वेस्ट हो गई। एक्सपेंस डेबिट, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड क्रेडिट फॉरन। लेकिन अगर शर्तें रखी गई हैं तो शर्तें पूरी करने का यकीनन कोई वक्त होगा। उस वक्त को क्या बोलेंगे, वेस्टिंग पीरियड। तो अब हमें ये एक्सपेंस और इक्विटी ओवर द पीरियड रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, थोड़े थोड़े हर साल। ठीक है, इनको ओवर द पीरियड रिकॉर्ड करने के लिए सर्विस कंडीशंस का क्या इस्तेमाल होगा और परफॉर्मेंस कंडीशंस का क्या इस्तेमाल होगा। ये पेज नंबर 4 के मिड से, ये जो एक बड़ा सा चार्ट बना हुआ है ना, इसके नीचे से शुरू हो रहा है और अगले पेज के मिड तक, जब तक अगली हेडिंग नहीं डाल दी मैंने, ट्रांजैक्शंस मेजर्ड एट फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड, यहां तक जो भी लिखा हुआ है ना वो मैंने ये लिखा हुआ है। इसके बारे में भी बात नहीं की, मैंने ये लिखा हुआ है। यानी मैंने ये पोर्शन डिस्कस किया है, इस पे अभी बात नहीं की। ये एक पेज है, जल्दी से पढ़ लें। बस ये ध्यान में रखें कि मैंने ये बातें की हैं। ये पहले पूरा पढ़ लो।
पढ़ लिया? अच्छा, इसमें ना मार्केट कंडीशन में जो बात लिखी है वो समझ लें। ये जो मार्केट कंडीशन है, मार्केट कंडीशन क्या है? हमने अपने एम्प्लॉय को कहा है कि तुम्हें हम बस ये कह रहे हैं कि जब मार्केट की शेयर प्राइस 50 रुपए से बढ़ के 75 तक पहुंच गई तुम्हें 100 शेयर्स इनाम में मिल जाएंगे। अब ये मार्केट कंडीशन है या अदर परफॉर्मेंस कंडीशन है? शेयर प्राइस 50 से 70 तक ले जाओ तुम्हें 100 शेयर्स इनाम मिल जाएंगे, शेयर प्राइस से लिंक करके मार्केट कंडीशन है। लेकिन इसके लिए भी हमें एक टाइम का अंदाजा तो लगाना पड़ेगा, टाइम का अंदाजा फिर भी लगाना पड़ेगा। वो जो टाइम का अंदाजा होगा ना, वो होगा कि हमें लगता है कि ये एम्प्लॉई 50 से 70 को 4 साल तो लगेंगे इस बेचारे को, तो ये अंदाजा पीरियड का आ गया ना। और ये अंदाजा 4 साल जो लगेंगे ये बस पहली दफा लगेगा। इस तरह का एक फार्मूला होगा जिसके अंदर एक पूछा होगा कि मार्केट कंडीशन कितने अरसे में पूरी हो जाएगी, होगा कुछ ना कुछ, हम लिखेंगे 4 साल। बस उस फार्मूले का आंसर आया, वो फेयर वैल्यू है। अब हमने फेयर वैल्यू को चेंज करना है, तो वो जो फेयर वैल्यू निकालने के फार्मूले में अंदाजन 4 साल लिखा था, इसका मतलब वो भी चेंज नहीं होना ना। तो ये लिखा हुआ मार्केट कंडीशन में कि मार्केट कंडीशन के केस में एक टाइम पीरियड का अंदाजा जरूर लगाया गया है, लेकिन वो इसलिए लगाया गया क्योंकि इस फार्मूले में लिखना था। अब चूंकि इस फार्मूले के आंसर ने चेंज नहीं होना, तो हम वो जो 4 साल लिखा था फिर वो भी चेंज नहीं करेंगे। अब ये चीज क्वेश्चन 6 बताता हूं तो उसमें और क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन 6 करता हूं उसमें और क्लियर हो जाएगी। और इनका ताल्लुक ये वेस्टिंग पीरियड निकालने से, ठीक है। सीधा क्वेश्चन 6 पे ही चलते हैं। क्वेश्चन 6 मैंने होमवर्क दिया था। क्वेश्चन 6 में ये है कि हमने अपने एम्प्लॉइज को, हैं जी यार अभी ना वो बहुत वो मैं हूं उस पर, तो क्वेश्चन 6 में हमने अपने 10 लोगों को कहा था। क्वेश्चन 6 नहीं पढ़ा हुआ तो आप लेक्चर रोकिए और क्वेश्चन 6 पढ़िए पहले। क्वेश्चन 6 में हमने अपने 10 लोगों को कहा था कि 10,000 ईच हम तुम्हें शेयर ऑप्शंस देंगे अगर शेयर प्राइस 50 से 70 हो गई तो। जिस वक्त हम फेयर वैल्यू निकाल रहे थे, यानी शुरू में ही, उस वक्त हमने बाइनोमियल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल लगाया होगा। उस मॉडल ने हमसे पूछा होगा कि क्या लगता है आपको ये शेयर प्राइस का टारगेट कितने साल में पूरा हो जाएगा? हमने कहा जी 5 साल में हो जाएगा। तो इस 5 साल का अंदाजा शुरू में लगा लिया गया। अब ये 5 साल का जो अंदाजा लगाया है इसने चेंज नहीं होना, इसने चेंज नहीं होना। 5 साल का लग गया अंदाजा, बस 5 साल ही यहां लिखेंगे। मार्केट कंडीशन में जो हम ये लिखे होंगे वही हमारा वेस्टिंग पीरियड होगा, हम लिख लेंगे। अगर सिर्फ मार्केट कंडीशन है तो, अगर कहे ना कि शेयर प्राइस भी यहां से यहां कर दो, प्रॉफिट भी यहां से यहां ले जाओ, सेल भी इतनी बढ़ा दो, फिर तो बहुत मिक्सचर मच गया ना। अगर सिर्फ शेयर प्राइस ही का टारगेट रखा है तो उसका जो टाइम पीरियड हमने अंदाजन एक बार सोच लिया, बस ये वही है, चेंज नहीं करना। पहले एक एक करके कर लें, अभी अब बहुत जल्दी है अभी से मिक्सचर अंदर घुसाना। तो फिर जो टाइम पीरियड सोचा बस वही टाइम पीरियड रखना, फिर इसने चेंज नहीं होना। लेकिन अगर मार्केट कंडीशन नहीं थी, अदर परफॉर्मेंस कंडीशन थी, तो फिर ये चेंज हो सकता है, ये हो सकता है चेंज। क्वेश्चन 2 में चेंज हुआ था। लेकिन अगर मार्केट कंडीशन है तो हमने जो शुरू में अंदाजा लगा लिया ये वही रहेगा। क्वेश्चन 6 में क्या हुआ कि हमने शुरू में अंदाजा लगाया कि 5 साल लग जाएंगे इस काम में, लेकिन असल में 6 साल लगे, असल में 6 साल लग गए, लेकिन हमारी कैलकुलेशन 5 की बेस पे ही हुई है। ठीक है, अब वापस उस रिकॉग्निशन वाले में आए जहां मार्केट कंडीशन का डब्बा लिखा हुआ है। तो वहां लिखा हुआ है कि एस्टीमेट ऑफ लेंथ ऑफ वेस्टिंग पीरियड, एस्टीमेट तो लगेगा, ये तभी लगेगा जब फेयर वैल्यू निकाली जा रही थी, एंड शैल नॉट बी सब्सिक्वेंटली रिवाइज्ड। अगर सिर्फ मार्केट कंडीशन है तो। ठीक है जी, ये हो गई बातें रिकॉग्निशन की। अब पेज नंबर 5 के मिड में एक हेडिंग आ रही है कि उन ट्रांजैक्शंस की
मेजरमेंट पे डिस्कशन कर लेते हैं जो फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड पे रिकॉर्ड होती हैं। अब हम लोग डिस्कशन मेजरमेंट पे करने लगे। पहले रिकग्निशन पे डिस्कशन हो रही थी, अब मेजरमेंट पे डिस्कशन करने लगे और उन ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है जो मेजर होंगी एट फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड। जनरल रिकग्निशन नहीं, ओवरव्यू ऑफ मेजरमेंट। अगर गुड्स एंड सर्विसेज की फेयर वैल्यू निकल सकती है तो उस पर रिकॉर्डिंग होगी, अगर नहीं निकल सकती तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट पे रिकॉर्डिंग होगी ना। ये वो वाली बात हो रही है। अब उसको मजीद एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। सर गुड्स एंड सर्विस को छोड़ दिया आपने। वो बात खत्म हो गई, वो बात वहीं खत्म हो गई, उसमें मजीद डिस्कशन की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन अगर गुड्स सर्विसेज की फेयर वैल्यू नहीं पता चल सकती तो फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की फेयर वैल्यू लेनी पड़ेगी, उस पर मजीद तफसील की जरूरत है। अब वो तफसील आ रही है। इस तफसील की हेडिंग है ट्रांजैक्शंस मेजर्ड एट फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ग्रांटेड। ठीक है, इसमें आगे फिर दो केस हैं। एक केस है कि स्टैंडर्ड ने जिम्मेदारी तो लगा दी कि फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ग्रांटेड पे रिकॉर्ड कर लो, लेकिन क्या उसकी फेयर वैल्यू निकल भी सकती है कि नहीं निकल सकती? तो केस 1 है कि हां जी निकल सकती है। तो फिर केस 2 है, केस 2 है गुड्स सर्विसेज की फेयर वैल्यू निकल सकती है, ये टॉप प्रायोरिटी है। नहीं तो फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की फेयर वैल्यू। अब इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की फेयर वैल्यू स्टैंडर्ड ने जिम्मेदारी लगा दी, लेकिन कंपनी ने ढूंढनी तो है ना। तो अगर वो वाकई इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड की फेयर वैल्यू ढूंढ सकता है तो ये केस 1 है। ठीक है, अब ये हेडिंग आ गई केस 1। अच्छा, यहां पर एक सवाल स्टूडेंट ने पूछा था, वो मैं आपको बता दूं। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड इस कागज के टुकड़े को कहते हैं, इस शेयर को नहीं कहते। इस कागज, ये जो हक है ना, उस हक को इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड कहते हैं, क्योंकि ये तो भी मशरूत है ना, ये तो भी मिलने हैं। तो इस कागज के टुकड़े को कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड कहते हैं। अगर कागज पे लिखा हुआ है कि कागज दिखाना शेयर आपका हो जाएगा, तो इस कागज के टुकड़े की भी तो वैल्यू उतनी ही है ना जितनी फिर अल्टीमेटली शेयर की है। दोबारा सुने, कागज के टुकड़े पे मुझे किसी ने लिख के दिया हुआ है कि ये शेयर तुम्हारा हो जाएगा, तो अगर वो शेयर 500 रुपए का है तो फिर एक कागज का टुकड़ा भी तो इफेक्टिवली 500 रुपए का ही है ना, क्योंकि मैंने कागज का टुकड़ा देना है और मुझे शेयर मिल जाना है। तो एक कागज का टुकड़ा भी तो 500 का ही हुआ ना। तो ये जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड की फेयर वैल्यू है, वो टेक्निकली इन्हीं की फेयर वैल्यू। हाँ, हो सकता है कोई और प्राइसिंग मॉडल लगे जिसमें इसकी वैल्यू डिफरेंट हो, ये अलग बात है, या आगे चल के जैसे मैंने आपको भी इंट्रिंसिक वैल्यू एक चीज पढ़ानी है। वरना बाय डिफॉल्ट इस कागज के टुकड़े की वही वैल्यू है कि जिस चीज का ये कागज का टुकड़ा है जितनी उसकी वैल्यू है। अगर इस कागज के टुकड़े पे लिखा है कि शेयर आपको मिलेगा, तो इस कागज की भी उतनी ही वर्थ है जितनी शेयर की वर्थ है। अगर इस कागज के टुकड़े पे लिखा हुआ है कि आपको शेयर ऑप्शन मिलेगी, तो इस कागज के टुकड़े की भी उतनी ही वैल्यू है जितनी शेयर ऑप्शन की वैल्यू है। तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड की अगर फेयर वैल्यू निकल सकती है तो ये केस 1 है। अब इस केस 1 पे और आगे चलते हैं। केस 1 ये है जो मैंने यहां बताया है कि हम हर साल के एंड पे ये कैलकुलेशन किया करेंगे, हर साल के एंड पे ये कैलकुलेशन किया करेंगे और ये क्यूमुलेटिव हुआ करेगी, और क्यूमुलेटिव हुआ करेगी तो ये ओवर द पीरियड फैल जाएगी। और इस पीरियड पे और इस पे हम रिकग्निशन में बात कराए। अब मेजरमेंट में मेनली इन पे बात हो रही है। मेजरमेंट में नंबर ऑफ परसेंट भी बात होगी जी। टारगेट क्या है, ये कौन सी फिगर होंगी? जो बेस्ट हमारा बेस्ट अंदाजा है किसका, कि एंड पे क्या होगा, एंड पे कितने लोग जीतेंगे और कितने इंस्ट्रूमेंट इश्यू होंगे। तो एंड पे जो होगा ये उसका बेस्ट अंदाजा है। तो मेजरमेंट में इसके ऊपर बात हुई है। क्या बात हुई हुई है? ये अंदाजे लगाते हुए मार्केट कंडीशन का नहीं इस्तेमाल हो रहा। मार्केट कंडीशन का इस्तेमाल किस लिए हो रहा था? वो इसके लिए था, फेयर वैल्यू के लिए। ये अंदाजे लगाते हुए इस्तेमाल होगा इनका। कैसे? हमने परफॉर्मेंस कंडीशन रखी हुई है कि अगर सेल्स वालों ने अपनी सेल्स डबल कर ली 4 साल में,
हम सोच रहे हैं कि 500 लोगों को हमने कहा तो है, लेकिन इनमें से काम के लोग 200 ही हैं, तो 200 ही लोग हैं जो 5 साल वाला कंडीशन पूरी कर पाएंगे। यानी ये अंदाजा इनको देख के लगा रहे हैं। हमने कहा था कि कहा अपने सारे लोगों को है कि जो जो 4 साल नौकरी कर गया उनको 500-500 शेयर्स दे देंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं 4 साल नौकरी कर गया, हमारे ख्याल में 3 को 100 लोग हैं जो ये कंडीशन पूरी कर पाएंगे, तो ये वो 300 लोग हैं। तो इस अंदाजे में इनकी गाइडेंस मिलेगी, हमेशा इनकी गाइडेंस, इसकी गाइडेंस नहीं मिलेगी, इनकी गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, ये जो पेज 5 के मिड पे लिखा हुआ है, यहां से लेके अगले पेज के मिड तक जब मैंने ये फार्मूला लिखा हुआ है वहां तक सारा पढ़ लें। खास तौर पे ट्रीटमेंट और वेस्टिंग कंडीशंस बड़े ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आगे इनका बार बार जिक्र आना है। मार्केट कंडीशन में दूसरा पॉइंट लिखा है। ठीक, इसके अलावा बाकी ठीक है। मार्केट कंडीशन का दूसरा पॉइंट समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, बाकी सब ओके है। चलो शुक्र। सर ये जो केस वर्क में जो डिटरमिनिंग द फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट लिखा है, इसमें जो 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, सर मार्केट प्राइस का क्या मतलब है? एक मार्केट, अगर कंपनी लिस्टेड है तो उसके शेयर्स मार्केट में लिस्टेड हैं, तो उनकी शेयर प्राइस तो मार्केट से पता चल जाएगी। तो जो उस शेयर की प्राइस होगी वही इस कागज की प्राइस होगी। लेकिन अगर लिस्टेड कंपनी नहीं है तो फिर कोई ना कोई टेक्निक होगी, या जिस तरह से शेयर ऑप्शन है तो इसकी भी कोई ना कोई वैल्यूएशन मेथड लगा के इसकी प्राइस निकालनी पड़ेगी। तो ये वो अदर वैल्यूएशन टेक्निक्स आ गया। सर जो एक्सरसाइज प्राइस दी होती है वो मार्केट प्राइस में आ जाएगी? नहीं 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 नहीं, एक्सरसाइज प्राइस टोटली डिफरेंट चीज है। एक्सरसाइज प्राइस इसकी फेयर वैल्यू नहीं है, एक्सरसाइज प्राइस इसकी फेयर वैल्यू नहीं है। एक्सरसाइज प्राइस सिर्फ ये है कि जिसको ऑप्शन दिए उसको कहा है कि जब तुमने शेयर खरीदना हो हमारे पास आना, हमें इतने पैसे देना, हम तुम्हें शेयर दे देंगे। ये एक्सरसाइज प्राइस होती है। ये हमारा उस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट है जी, जिसको ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट है। हम जिस बंदे को ऑप्शन दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि तुम्हारे पास 2 साल का टाइम है, तुम जब भी चाहो हमारे पास आना। लेट से 50 रुपए एक्सरसाइज प्राइस है, 50 रुपए कैश देना, शेयर तुम्हारा हो जाएगा। ये एक्सरसाइज प्राइस है, ये फेयर वैल्यू नहीं है। सर जी जो मार्केट प्राइस है ये तो लगेगी कि शेयर के ऊपर ही लगेगी, शेयर ऑप्शन तो लगी नहीं सकती। हो सकता है ऑप्शंस भी मार्केट में ट्रेड होती हूँ, ट्रेडेड ऑप्शंस भी होती हैं, हो सकती है उनकी वैल्यू आपको गिवन होगी। ठीक है, यहां तक मार्केट कंडीशन के दूसरे बुलेट पॉइंट के अलावा बाकी समरी रिकॉल हो गई, रिकैप हो गया।
जिस डब्बे में ये फार्मूला लिखा हुआ है उस डब्बे के बिल्कुल एंड पे मैंने एक स्टेरिक लगा के एक जुमला लिखा हुआ है। ये समझ आ रही? इस जुमले का मतलब है कि अगर ये 3 साल का पीरियड है तो 1 साल 2 साल 3 साल हमने हर साल इसको 3 टुकड़े करके एक्सपेंस बनाना है, लेकिन जरूरी थोड़ी कि ये अकाउंटिंग ईयर के शुरू में हुआ हो। देखें, हमने एम्प्लॉय की सर्विस ली और उसको कहा कि तुम्हारे पास 3 साल का टाइम है, तो जरूरी है कि अकाउंटिंग ईयर के पहले दिन का होगा? नहीं, डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर हो सकता है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना है। देखें, ये वेस्टिंग पीरियड 3 साल है, 3 साल में 100 एक्सपेंस आएगा, लेकिन अगर ये 3 साल शुरू ही अकाउंटिंग ईयर के दरमियान से हो रहे हैं, जिस तरह डेप्रिसिएशन होती है, आप समझें एसेट की यूजफुल लाइफ है, तो 1 साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी, तो जरूरी थोड़ी है कि अकाउंटिंग ईयर के शुरू में खरीदा हो। अगर 3-4 महीने गुजरने के बाद खरीदा है तो उस अकाउंटिंग ईयर में 8 महीने की डेप्रिसिएशन, 8/12, दूसरे साल में पूरी, तीसरे साल में पूरी, चौथे साल में 4 महीने की डेप्रिसिएशन, वो वाली बात लिखी हुई है। बाकी आगे सवाल में भी आएगा तो और बात बेहतर हो जाएगी। एग्जाम नोट वाला डब्बा ओके? अच्छा, यहां तक जो आपको मैंने 6 सवाल होमवर्क दिए थे, 4 तो क्लास में कर लिए थे, 5वां भी कर ही लिया था, 6ठा मैंने कहा था करके आइएगा। इनको मैं एक बहुत क्विक सा इनका भी रिकैप दे दूं। क्वेश्चन नंबर 1 में सर्विस पीरियड था, और आप ये कर लिया करना कि अभी पॉज करें, क्वेश्चन 1 पढ़ें, फिर चला लें। तो मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन 1 के बारे में, आप कुछ लिखा था पहले पढ़ लो। क्वेश्चन 1 में सर्विस कंडीशन थी, कहा ही सिर्फ इतना था कि बस 3 साल रुक जाओ। तो जिन जिन लोगों से 3 साल रुकने की उम्मीद थी, ये वो लोग हैं। अब ये लोगों का नंबर कैसे निकालना है, इसके लिए सवाल में 2 तरह के तरीके हो सकते हैं। ये हम लोग कैलकुलेशन कब कर रहे हैं? हर साल के एंड पे कर रहे हैं, और जो भी कैलकुलेशन हो रही है वो क्यूमुलेटिव हो रही है। और ये किस चीज का बेस्ट अंदाजा है कि एंड पे एक्चुअली क्या होगा। यानी अगर वेस्टिंग पीरियड 3 साल है तो ये कौन लोग हैं जो 3 साल तक रह गए होंगे। ये फिगर निकालने के 2 तरीके हैं। एक तरीका, अभी इस वक्त वेस्टिंग पीरियड है 3 साल। ये फार्मूला कब लगना है? हर साल है, यहां भी लगेगा, यहां भी लगेगा, यहां भी लगेगा। और जब भी लग रहा होगा ये फिगर क्या होगी? बेस्ट अंदाजा कि कितने लोग किनारे दूसरे किनारे पे पहुंच जाएंगे, जो रास्ते में डूब जाएंगे गए, किनारे पे कितने पहुंच जाएंगे, वो बेस्ट अंदाजा होगा। अब ये जो बेस्ट अंदाजा है सवाल में 2 तरह से हो सकता है। अभी इस वक्त अभी 500 लोग हैं, आपको ये कैलकुलेशन करनी कब है? अभी करनी है कि यहां करनी है? एंड पे करनी है। आपको यह भी बताया जा सकता है कि यहां पर 15 लोग छोड़ गए, इनमें मिला के 20 और छोड़ जाएंगे, तो एंड पे हम 500 माइनस 15 माइनस 20 इतने ही पहुंच सकेंगे ना। तो ईयर 1 में बेस्ट अंदाजा है कि 35 छोड़ जाएंगे। 35 कैसे निकाला? एक एक्चुअल और बाकी रिमेनिंग, तो 500 माइनस 35। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि 15 लोग तो छोड़ गए, लेकिन हमारा बेस्ट अंदाजा है कि इन टोटल 30 लोग छोड़ेंगे। अब 15 प्लस 30 करूं? नहीं, अब नहीं करना। तो हो सकता है आपको रिमेनिंग अंदाजा बताया हो तो साथ एक्चुअल में लाना पड़ेगा, हो सकता है आपको अंदाजा ही टोटल बताया हो, तो बस फिर ये टोटल है। सर इसके लिए एग्रीगेट का भी वर्ड यूज कर सकते हैं? एग्रीगेट भी हो सकता है, टोटल भी हो सकता है। ठीक है, तो इस फिगर, ये आज की फिगर है, जो छोड़ जाएंगे वो माइनस करेंगे तो यहां की फिगर तक पहुंचेंगे ना। ये क्या है? नंबर ऑफ पर्सन कौन से होंगे ये? 500?
नहीं, वो जो आखिरी किनारे पहुंचेंगे। तो 500 से वो आखिरी किनारे वाले लोग कैसे निकालें? जो छोड़ जाएंगे वो माइनस करने हैं ना। तो हो सकता है आपको बाकी कितने छोड़ जाएंगे बताया हो, तो क्या करेंगे? एक्चुअल और बाकी। और हो सकता है आपको बताया हो कि इन टोटल कितने छोड़ जाएंगे, तो बस फिर सिर्फ टोटल। फिर हर साल ये माइनस करेंगे। लेकिन अभी ये अंदाजा है यहां खड़े होके, अगले साल अंदाजा 30 की जगह 40 भी हो सकता है, लेकिन वो नया होगा और होगा क्यूमुलेटिव। इस फार्मूले में नए अंदाजे लेने हैं, उस ईयर एंड तक अपडेटेड अंदाजे लेने हैं। अब वो अपडेटेड अंदाजा आपको इस तरीके से भी बताया जा सकता है, इस तरीके से भी बताया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर चूंकि सिर्फ सर्विस कंडीशन थी तो ये 3 साल ही थे, लेकिन लोगों के छोड़ने के अंदाजे बदल रहे थे। पार्ट ए में वो भी नहीं बदल रहे थे, पार्ट बी में लोगों के छोड़ने के अंदाजे बदल रहे थे, और पार्ट बी में ये वाला तरीका बताया हुआ है, ये नहीं, ये पार्ट बी की पहली ही लाइन, पहले साल में 20 लोग छोड़ गए, लेकिन एंटिटी एस्टिमेट टोटल एम्प्लॉइज इतने छोड़ेंगे, तो जो 20 छोड़ गए उनका कुछ नहीं करना। हाँ, लेकिन एंड पे आके तो उन्हीं का ही करना है। आखिरी साल आके भी तो वो फार्मूला लगाना ही है ना। तो तब हमारे पास एक्चुअल रिजल्ट आ गया ना, तो वो एक्चुअल रिजल्ट कैसे निकलेगा? फिर वो एक्चुअली वाले इस्तेमाल होंगे। जैसे इस सवाल के अंदर पहले साल 20 छोड़ गए, लेकिन हमारा अंदाजा है कि इन टोटल 75 छोड़ेंगे, तो हमने 75 को इस्तेमाल किया, 20 का कुछ नहीं किया। दूसरे साल 22 और छोड़ गए, यानी 44 छोड़ गए, लेकिन हमारा अंदाजा है कि इन टोटल 60 छोड़ेंगे, तो 60 का इस्तेमाल किया। तीसरा साल एंड हो गया, अब भी अंदाजे की जरूरत है, अब एक्चुअल पता चल गया, तो अब वो 20, 22 और एक्चुअल जो तीसरे साल मजीद छोड़ गए। 12 57 दिए हुए, 57 की बजाय 13 दिए हो सकते थे कि तीसरे साल में 13 और छोड़ गए, तो फिर 20, 22 और 13, 13 नहीं 15, हाँ लिखा हुआ 15, तो फिर 20, 22 और 15 लेते हैं। तो क्वेश्चन 1 में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का एस्टीमेट चेंज हो रहा है, लेकिन पीरियड चूंकि 3 है और वो 3 ही रहेगा, तो इसके सोल्यूशन में हर साल में डिनोमिनेटर 3 था। आखिरी साल तो एक्चुअल रिजल्ट पता चल गया है ना, अब तो अंदाजों की जरूरत नहीं है। जी, हमें उस फार्मूले में चाहिए कौन से लोग जो इवेंचुअली जीतेंगे। तो पहले हम अंदाजे लगा रहे थे, अब जब रिजल्ट आ गया तो पता चल गया एक्चुअल। तो आखिरी साल नंबर ऑफ लोग भी और नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स भी ये एक्चुअल वाले हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था? क्वेश्चन नंबर 2 में परफॉर्मेंस कंडीशन थी और उसमें पीरियड वेरी कर रहा था। हो सकता है जो टारगेट लोगों को दिया था वो 1 साल में पूरा हो जाए, हो सकता है 2 साल में पूरा हो जाए, हो सकता है 3 साल में पूरा हो जाए। पहले साल हमारा वेस्टिंग पीरियड का बेस्ट अंदाजा 2 साल था, इसलिए ईयर 1 की अकाउंटिंग में आप देखिए डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है। लेकिन जब दूसरा साल आया तो हमारा बेस्ट अंदाजा चेंज होके 3 हो गया, और फिर वो 3 ही रहा, तो दूसरे और तीसरे साल के कैलकुलेशन में डिनोमिनेटर 3 आ रहा है। नोट में आपने लिखा होगा पेज 4 के एड पे विद नो मार्केट कंडीशन, सर उसके जो पैराग्राफ लिखो सर इसके ऊपर अप्लाई हो रहा था, इस तरह के क्वेश्चन के ऊपर कि अगर चेंज हो रहा हो तो रिवाइज हो रहा होता है। जी, क्वेश्चन 3 के अंदर टाइम तो 3 साल ही है, तय कर दिया 3 साल, कहा ही है कि 3 साल। दी शेयर ऑप्शंस विल वेस्ट एट द एंड ऑफ 3, तो परफॉर्मेंस कंडीशन है क्योंकि इसको प्रॉफिटेबिलिटी के साथ सेल्स की ग्रोथ के साथ लिंक किया है, तो परफॉर्मेंस है। लेकिन टाइम अनसर्टेन नहीं है, टाइम तय है 3 साल। हाँ, नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स को अनसर्टेन कर दिया। अगर इतनी ज्यादा ग्रोथ आ गई तो 100 शेयर्स ले लेना, और ज्यादा ग्रोथ आ गई तो 200 ले लेना, और ज्यादा होगी तो 300 ले लेना।
तो अब यहां पर जो बेस्ट अंदाजा वो ये चेंज होता जाएगा, ठीक है। बंदे भी होंगे, ये भी चेंज होंगे, क्यों? क्योंकि कुछ लोग छोड़ भी रहे होंगे। ये अंदाजा भी हर साल अपडेट होता जा रहा होगा, ये अंदाजा भी अपडेट होता जा रहा है, लेकिन ये 3 है। अब बेशक परफॉर्मेंस कंडीशन है लेकिन फिक्स है 3। क्वेश्चन 2 में परफॉर्मेंस कंडीशन थी लेकिन टाइम अनसर्टेन था, तो यहां अंदाजा लेना पड़ रहा था और वो अंदाजा चेंज हो रहा था। सर हमने पढ़ा है जो परफॉर्मेंस कंडीशन है तो वहाँ पे एक्सपेक्टेड वेस्टिंग पीरियड होता है। वो इस वजह से, क्योंकि अगर तो पीरियड तय है तो फिर पक्की बात है, अगर पीरियड तय नहीं है तो फिर अंदाजा लगाना पड़ेगा ना, इसलिए एक्सपेक्टेड कहा। इसी तरह अगर परफॉर्मेंस कंडीशन है ही मार्केट कंडीशन, तो ये कैसे निकलेगा? सर दिया होगा। तो भी तो अंदाजा ही होगा ना, तो भी अंदाजा ही होगा, लेकिन वो अंदाजा अपडेट नहीं हो रहा होगा। नहीं सर आपने कहा था कि ये इनिशियली पॉइंट में तो अंदाजा ही लगाएंगे ना, और वो अंदाजा फिर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर अदर परफॉर्मेंस कंडीशंस हैं और उसमें भी पीरियड चेंज हो सकता है, तो फिर ये चेंज हो रहा होगा, जैसे क्वेश्चन 2 में था। अगर मार्केट कंडीशन रखी है तो फिर भी ये लगाना तो अंदाजा ही पड़ेगा। दोबारा सुने, परफॉर्मेंस कंडीशन में हो सकता है पीरियड तय कर दिया जाए, हां, बल्कि ये और अच्छी बात ध्यान में आई है। सर्विस कंडीशन में क्या है? पीरियड कंफर्म है, ये वो आएगा। परफॉर्मेंस कंडीशन में हो सकता है कंफर्म हो सकता है ना हो। अगर कंफर्म है तो कंफर्म आ जाएगा, और अगर कंफर्म नहीं है तो एक्सपेक्टेड है, फिर चेंज करना पड़ेगा ना। यहां तक ठीक है? अगर यह परफॉर्मेंस कंडीशन अदर देन मार्केट कंडीशन है और पीरियड वेरिएबल है, तो बेस्ट अंदाजा लेंगे और वो अंदाजा अपडेट भी किया करेंगे। लेकिन अगर परफॉर्मेंस कंडीशन मार्केट कंडीशन है और पीरियड अनसर्टेन है, तो भी अंदाजा तो लगाएंगे, लेकिन वो अंदाजा अपडेट नहीं हुआ करेगा। ये बात फिर सुन लें। सर्विस कंडीशन है तो ये क्या होगा? कंफर्म तय है। परफॉर्मेंस कंडीशन है और ये कंफर्म तय है, तो फिर मार्केट कंडीशन है और ये कंफर्म तय है, तो वेस्टिंग पीरियड अगर टाइम कंफर्म तय है तो ये वो टाइम है, चाहे सर्विस कंडीशन हो चाहे परफॉर्मेंस कंडीशन हो। ये बात ठीक है? अगर पीरियड तय है, और ये कैसे पता चलेगा? साल पढ़ के पता चल जाएगा, क्लियरली पता चल जाएगा। अगर ये पीरियड तय है, चाहे सर्विस कंडीशन हो, चाहे परफॉर्मेंस कंडीशन हो, चाहे अदर परफॉर्मेंस कंडीशन हो, चाहे मार्केट कंडीशन हो, अगर ये तय है, सर्टेन है, तो यहां पर कौन सा नंबर आएगा? जो सर्टेन वाला। लेकिन सर्विस कंडीशन में तो ये लाजमी सर्टेन है, परफॉर्मेंस कंडीशन में ये अनसर्टेन हो सकता है। मेरे ख्याल में मैंने टेबल ऐसे ही बनाया हुआ है। जी जी बिल्कुल मैंने ऐसे ही बनाया हुआ है, जो मैं बात कर रहा हूं ना, बिल्कुल मैंने ऐसे ही बनाया हुआ है। अगर अदर परफॉर्मेंस कंडीशन है और ये सर्टेन है तो, लेकिन अगर अनसर्टेन है तो एक्सपेक्टेड लेंगे और रिवाइज करते रहेंगे। लेकिन अगर अदर नहीं, मार्केट कंडीशन परफॉर्मेंस कंडीशन है और ये पीरियड सर्टेन है, तो सर्टेन पीरियड लेंगे। लेकिन अगर अनसर्टेन है तो एक्सपेक्टेड तो होगा, लेकिन इनिशियल एक्सपेक्टेड ही होगा, रिवाइज नहीं हुआ करेगा। मार्केट कंडीशन में ये बात मैंने जो पेज नंबर 5 के शुरू में एक टेबल बनाया हुआ है ना, तकरीबन, हाँ शुरू में ही, ये मैंने यही लिखने की कोशिश की है। यहां पेज 5 के शुरू में दूसरा टेबल है, एग्जाम नोट, मैंने यही लिखा है यहां पर। सर्टेन अनसर्टेन वाली बात हमें खुद याद रखनी है। जी
ठीक है। अच्छा जी, मैं इस वक्त आपको कहाँ ला चुका हूँ? क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 4 पे आते हैं। क्वेश्चन 3 कर लिया ना डिस्कस? क्वेश्चन 3 में क्या हो रहा है? ये तो अपडेट हो ही रहा है, ये भी अपडेट हो रहा है, और ये तय है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में ये हो रहा है कि हमने जो शेयर ऑप्शंस देनी है वो 2 तरह की हैं। यानी अगर उसने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया तो अच्छी शेयर ऑप्शन मिल जाएगी, इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो थोड़ी हल्की शेयर ऑप्शन मिलेगी। चूंकि अब 2 तरह के डिफरेंट तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो इसलिए फेयर वैल्यू भी दोनों की डिफरेंट है। अब हमने देखना होगा कि हम कौन से वाला इंस्ट्रूमेंट देना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जौन सा वाला इंस्ट्रूमेंट देना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फेयर वैल्यू भी उसी वाले की होगी, लेकिन होगी ग्रांट डेट वाली। तो पहले साल और दूसरे साल हमें लग रहा था कि हम अच्छे वाला इंस्ट्रूमेंट दे पाएंगे, तो रेट भी अच्छे वाले का लिया था। लेकिन तीसरे साल अच्छे वाला नहीं, हल्के वाला दिया उसको, तो रेट भी हल्के वाले का लिया। और ये लोग तो चेंज हो ही रहे हैं, ये तो होना ही होना है, ये तो होगा। फेयर वैल्यू चेंज नहीं हो रही, फेयर वैल्यू ग्रांट डेट वाली है। 2 अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं, तो जो इंस्ट्रूमेंट इशू होना होगा उसकी वाली फेयर वैल्यू होगी, लेकिन होगी वो ग्रांट डेट वाली। चूंकि इसमें 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट थे, अच्छे वाला और हल्के वाला। अगर अच्छे वाला है तो उसका रेट और है, हल्के वाला तो रेट और है। इससे पहले एक ही तरह के इंस्ट्रूमेंट थे, इसमें अच्छे वाला अलग है, हल्के वाला अलग है। तो जो अच्छे वाला है उसकी फेयर वैल्यू और है, और जो हल्के वाला है उसकी फेयर वैल्यू और है। इसी क्वेश्चन में ना मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही सर। वो कह रहा है कि अगर 10% ग्रोथ होगी तो रेट ये होगा, 10% ग्रोथ नहीं होगी तो रेट ये होगा। सर ईयर 1 में 12% ग्रोथ कर गई है, फिर ईयर 2 में वो इंक्रीज बाय 13% हुई है। तो सर ये 12 से 13 हुई है या 12 में 13 ऐड हुए हैं? अच्छा, ये ना ये जो ग्रोथ रेट है ना, ये जो हमने इसकी एग्जाम प्रैक्टिस करनी है ना, उसमें ये कवर हो जाएगा, तो अभी रहने दें, ये तब समझा दूंगा। बल्कि बता ही देता हूं, 2018 का पैट 600 था, 2019 का पैट 720 था, 2020 का पैट 740 था, 2021 का पैट 890 था। ये उससे कितना ज्यादा है? कितने परसेंट ज्यादा है? 20%। तो इसको बोला जाएगा कि 2019 में प्रॉफिट्स 20% ग्रो कर गए। ठीक है। ये इससे कितना ज्यादा है? ये इससे कितना ज्यादा है? सर 2.7। इसको बोला जाएगा कि 2020 में प्रॉफिट सिर्फ 2.7% ग्रो कर सके। ये इससे कितना ज्यादा है? सर 20%। इसको बोला जाएगा कि ये उससे 20% ग्रो कर गया। ये मतलब है ग्रोथ रेट का। तो पहले साल ग्रोथ रेट 20% रहा, दूसरे साल सिर्फ 2% रहा। तो ये लिखा हुआ है इस सवाल के अंदर कि अगर पहले साल ग्रोथ रेट इतना होता है तो इतने, दूसरे साल इतना होगा तो इतने, इतना नहीं हुआ तो फिर इतने। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे आप वो कह रहे हैं कि अगर 10% इंक्रीज होगा फिर रेट चेंज हो जाएगी। सर पहले साल इंक्रीज हुई 12%, सर दूसरे साल जो कह रहे हैं इंक्रीज बाय 13%। तो सर इस 12 में जो 13% हुआ है, इस 2 में पिछला 20 शामिल है? नहीं शामिल ना, ये मतलब है बाय 13 का।
सर अगर 13% होता तो फिर वर्डिंग डिफरेंट तरह से लिखी होती, फिर क्यूमुलेटिव, एवरेज, फिर इस तरह से लिखा होता। ये भी किसी सवाल में है, आगे हो जाएगी ये प्रैक्टिस में। बल्कि क्वेश्चन अभी कौन सा पूछ रहे थे? क्वेश्चन 4 3 में क्यूमुलेटिव एवरेज था, 3 में क्यूमुलेटिव एवरेज था। ये एवरेज निकालना भी हम लोग आगे सवालों में कर लेंगे, इसी चैप्टर के सवालों में, जब पास्ट पेपर के सवाल करेंगे। है ना, तो हो जाएगा ये। क्वेश्चन 4 में क्या था? ये क्वेश्चन 4 ही कर रहा था मैं हाँ जी। क्वेश्चन 5 में सिर्फ सादा सा सवाल बनाया था, एक्चुअली कुछ भी नहीं हुआ। अभी सिर्फ इतना कहा था कि हमने मार्केट कंडीशन रखी है और हमारा अंदाजा है कि 3 साल लगेंगे, बल्कि अंदाजा नहीं है, 3 साल इसमें कंफर्म थे, तो 3 साल यहां आ जाएंगे और जो मार्केट कंडीशन थी वो ये कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल हो जाएगी। 3 साल ने चेंज नहीं होना, इसने चेंज नहीं होना, बंदा एक ही है, इंस्ट्रूमेंट्स एक ही हैं, तो ये हर साल सेम फिगर आ रही है, बस सिर्फ 1 2 3 हो गया। सर इसमें आपने कहा था और बताऊं कि अगर एक्चुअली चेंज हो जाता। क्वेश्चन 6 में हमने 10 लोगों को कहा था कि शेयर प्राइस 50 से 70 पे अगर चली गई तो तुम्हें ये शेयर ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसमें हमने टाइम की कैद नहीं रखी थी। क्वेश्चन 6 में जब टाइम की कैद नहीं रखी थी तो टाइम अनसर्टेन हो गया। लेकिन कह तो रहा है कि 5 साल। कहाँ का है 5? कहाँ का है? तो ये मिड में देखिए सर, उससे पीछे पढ़ो, तो कौन सी लाइन? ये जहां से सेंटेंस शुरू हो रहा है वो पढ़ो। पॉसिबल वेस्टिंग डेट सर। तो तय नहीं है ना, अनसर्टेन है। बिल्कुल। दूसरी लाइन, शेयर ऑप्शंस विल वेस्ट एंड बिकम एक्सरसाइजेबल इमीडिएटली इफ एंड व्हेन। जब भी 70 हो गया तुम्हारे हो गए शेयर्स। कब होगा तय नहीं है ना, अनसर्टेन हो गया। अब यहां डिनोमिनेटर में क्या चाहिए हमें? अंदाजा लगाना पड़ेगा ना, चूंकि इस सवाल में मार्केट कंडीशन है तो ये अंदाजा कब लगाएंगे? शुरू में बस, और अपडेट करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसलिए शुरू में अंदाजा लगाया हमने 5 साल और 5 पे ही कायम रहे, चाहे वो शर्त छठे साल में पूरी कर रहा है जाके। मार्केट कंडीशन शुरू में अंदाजा लगाया क्योंकि अनसर्टेनिटी थी ना, अंदाजा तो लगाना पड़ा, बस जो अंदाजा लगाया वो लगा लिया, इस अंदाजे को अपडेट नहीं किया। बेशक उसने असल में जाके प्राइस का टारगेट छठे साल में पूरा किया जाके, इवन देन 5 ही रहा। तो इसका नोट देंगे क्या? नहीं नहीं, आपको आता है, आपने कर दिया बस। हाँ, अगर वो कह रहा है डिस्कस करें तो फिर हम बताएंगे, अगर सिर्फ कैलकुलेट करने को कहा है तो फिर आपने जो आपको आता था आपने कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 में बेशक मार्केट कंडीशन पूरी नहीं हुई थी 5 साल में, इवन देन हमने 5 साल में एक्सपेंस बना दिया था। ये बात लिखी हुई थी जो मार्केट कंडीशन का दूसरा बुलेट पॉइंट, पेज नंबर 5 के एंड पे मार्केट कंडीशन वाले कॉलम का दूसरा बुलेट पॉइंट।
यहाँ पे लिखा हुआ है कि अदर वेस्टिंग कंडीशंस आर मेट। तो अदर वेस्टिंग कंडीशंस हमने अंदाजा लगाया था कि 5 साल लगेंगे, 5 साल बाद वेस्ट हो जाएगा। तो 5 साल पूरे हो गए, हमने इसको एक्सपेंस 5 साल के अंदर अंदर कर दिया। बेशक शेयर प्राइस वाला टारगेट पूरा नहीं हुआ, इवन देन हमने 5 साल में इसको पूरा पूरा एक्सपेंस बना के इक्विटी बना दी। और सर ये जो लास्ट में लिखा हुआ इररिस्पेक्ट ऑफ वेदर दैट मार्केट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, यही बात कर रहा हूं ना कि छठे साल में जाके कंडीशन पूरी हुई है। इवन देन हम देखें 5 साल तक वो प्राइस टारगेट मीट नहीं कर सका था, फिर भी हमने 5 साल के हिसाब से एक्सपेंस बना दिया, क्योंकि वो मार्केट कंडीशन पूरी कर सकेगा नहीं कर सकेगा ये चीज फेयर वैल्यू में काउंटर हो गई है। इनिशियली जब हमने अंदाजा। ठीक है जी। तो अभी फाइनली मैंने लास्ट वाले जो 2 लेक्चर्स थे मैंने उनका रिकैप पूरा किया, लेकिन को फायदा हुआ मेहनत का। बहुत इम्पॉसिबल ही मुश्किल तो नहीं है, मुश्किल है, चीजें ज्यादा हैं इसमें, याद करना पड़ेगा। चलें अब आगे चलते हैं। इधर आपने एग्जाम नोट बनाए हुए हैं, तो सर ये अगर आप हर लेक्चर में हमें दे दें तो ज़्यादा फायदा होगा। हर लेक्चर में क्या करूं?
6 टॉपिक्स हम पढ़ के आ चुके हैं। तो उनके दिए ना यार, साथ साथ जिसमें ज़रूरत थी दिए हुए हैं, ठीक है। जितने मुझे समझ आ रही थी मैंने दिए हुए हैं। देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आस्ता आस्ता एक्सपीरियंस के साथ होती जाती हैं। तो हो सकता है आज से 10 साल बाद मैं को 2 एग्जाम नोट और बना चुका हूँ, लेकिन अभी भी जितना बेस्ट कर सकता हूँ वो करके दे रहा हूँ यार। ये